नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी देर है। आने वाले कुछ महीनों में निकाय चुनाव की संभावना है। वहीं बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, कानून और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हैं। बघेल की यात्रा 16 अगस्त से ही शुरू हो चुकी है। सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा आज से लेकर 19 अगस्त तक है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की यात्रा 19 अगस्त से शुरू हो रही है, जो 24 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा के दौरान बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। यात्राओं में केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्थानीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। उन जगहों के प्रभावी लोगों से भी मिलेंगे। इनमें संत, प्रसिद्ध खिलाड़ी, साहित्यकार, सामाजिक नेता और देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिवार के लोग इसमें शामिल होंगे। मुलाकात के जरिए मंत्री उन परिवारों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। इस यात्रा को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि किस बात का आशीर्वाद बीजेपी चाहती है, इसका नाम गुमराह यात्रा होना चाहिए। उनकी इसी बात को कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक सलूजा ने भी सामने रखा। इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी जमकर पलटवार किया है। सुनिए। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर से 1 लाख से अधिक मौतें हुई हो, जिस प्रदेश के अंदर हाल ही में आई बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई हो, 4000 से अधिक पशुओं की मृत्यु हुई हो, कई बड़े पुल पुलिया बह गए हो, 8000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो, 30,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हो, यदि बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई हो, वहां भारतीय जनता पार्टी उत्सव, आयोजन, अभियान, यात्राओं में लगी है। अभी भी जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। एक तरफ प्रदेश के अंदर आपदा का समय, संकट का समय, और भारतीय जनता पार्टी एक भव्य सुसज्जित रथ पर केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर यात्रा निकाल रही। इन केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकलना पड़ रहा है, लोगों से आशीर्वाद के लिए जाना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो, उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं, जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर बैठने के बाद वो केवल ऐशो आराम की चिंता करता। वहीं 2 दिन पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा को चंदा उगाही यात्रा बता दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बिना तथ्यों के दिग्विजय को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आशीर्वाद की यात्रा तो केवल चंदा उगाही के लिए है। कारण ये है कि ये लोग यात्रा निकालते हैं, चंदा उगाएंगे, और आशीर्वाद किस बात का? आपने डीजल पेट्रोल के भाव 100 के पार कर दी, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए। आपने खाने का तेल दुगना कर दिया, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए। ये कि यहाँ जो कार्यकर्ता खड़े हैं, माला, मंच और नारियल, इसमें कहाँ पैसा और चंदे का इसका कहाँ है, कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनको इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा निकाल रही है तो जनता के लिए यात्रा निकाल रही है। इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है, वो भी बिना किसी तथ्यों के, और इसलिए उनकी पद के गरिमा के अनुकूल ये नहीं है। उनको इस पर विचार करना चाहिए। ये तो साफ जाहिर है कि बीजेपी के इस जन आशीर्वाद यात्रा पर सियासत चरम पर है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल होंगे, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। जीएस ठाकुर, नगर अध्यक्ष बीजेपी के, और योगेश गुप्ता, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जीएस ठाकुर जी आपसे ही होगा। सिंधिया आशीर्वाद लेने पहुंचे जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। कमलनाथ ने कहा कि ये गुमराह यात्रा है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह चंदा उगाही यात्रा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद उनको मिल पा रहा है? रमेश मेंदोला वहां पर नहीं पहुंचे, उषा ठाकुर नहीं रही इंदौर में,
आकाश विजयवर्गीय नहीं पहुंच पाए और कैलाश विजयवर्गीय मिले भी तो 5-10 मिनट का जो सिलसिला था उसके बाद वो गुजर गए। जी जी ऐसा है मतलब कि कौन नेता कहाँ पहुंच पाता है, किनकी कहाँ व्यस्तताएं होती हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उसके पीछे ये नहीं कहना चाहिए कि किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, पहले से तय कार्यक्रम या कुछ अन्य परेशानियां रहती होंगी। मूलतः जहां तक ज्योतिरादित्य का मामला है, वे पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ समाहित और समरस हो चुके हैं। पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिससे अब किसी प्रकार के सख्त संदेह सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर जिस तरह यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है उनको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और उनको सभी स्वीकारता सभी तरफ हो रही है। चलिए योगेश जी, जो बड़ा सवाल है, बीजेपी तो आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से जुड़ रही है, जन भी है और आशीर्वाद भी है। कांग्रेस ने जन से दिख रही, ने जनता के आशीर्वाद से दिख रही। तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें काफी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला था और कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर जनता से जो हित के जुड़े हुए मुद्दे, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमत आज ही 25 रुपए और बढ़ा दी है, 965 रुपए का सिलेंडर भोपाल में हो गया है। तो इस प्रकार जो घर गृहस्थी के सामान में दिन प्रतिदिन सुरक्षा की तरह भाजपा की प्रेमिका मुंह फाड़े खड़ी हुई है जो आम जनता के सामने, उसको लेकर निरंतर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन के माध्यम से शिवराज सरकार और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को चेताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। रही बात जन आशीर्वाद यात्रा की, तो निश्चित रूप से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान तीनों कैबिनेट मिनिस्टरों को कोविड में मरने वाले परिजनों से भी मुलाकात करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कुप्रबंधन के कारण जो 1,70,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उसके लिए उनको उनसे मिलकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने जो अपने आशीर्वाद के द्वारा 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था, उस जनादेश का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को क्षमा यात्रा मांगनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो आगामी 3 विधानसभा के उपचुनाव और एक लोकसभा संसदीय चुनाव, उसके कारण जनता से जुड़ने जा रही है। और ये यात्रा केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं और भी अन्य राज्यों में निकाली जा रही है। उसके पीछे भी मकसद ये है कि सन 2022 में कई सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के लिए तैयारियां की जा रही है। इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, योगी जी सवाल तो वही है कि बीजेपी तो तैयारी कर रही, कांग्रेस कहाँ है? वीडी शर्मा भी जोबट पहुंच गए हैं, वीडी शर्मा जोबट पहुंच गए, सिंधिया मालवा निमाड़ में है, एसपी सिंह बघेल ग्वालियर चंबल छान रहे हैं और वीरेंद्र खटीक भी 19 तारीख से बुंदेलखंड वाले हिस्से में भी यात्रा उनकी होने वाली है। कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ हैं? कांग्रेस के बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग में जो अभी भीषण बाढ़ आपदा आई है, उसके लिए माननीय कमलनाथ जी दौरा कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी आज भी उन लोगों के बीच में मौजूद है। हमारे स्थानीय नेता रामनिवास रावत जी निरंतर सतत संपर्क बनाए हुए हैं। अच्छा। तो बाढ़ आपदा में जिन लोगों के घर तबाह हो गए, इतनी भयंकर विभीषिका के पश्चात ये लोग जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किस बात का आशीर्वाद ये जनता से मांग रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इसी प्रकार बगैर टीके के कुछ दिन पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने टीका उत्सव बनाया था। उसके लिए भी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से इनको माफी मांगना चाहिए। मात्र 9% दोनों डोज लगी है प्रदेश और देशवासियों को और सिंगल डोज 35 से 40% लगी है प्रदेश और देश में। इन सारे जो कुप्रबंधन है मध्य प्रदेश में और देश में, इसके लिए चलिए ठीक है। नवनीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नवनीत जी आखिर इस यात्रा के मायने क्या हैं? 3 कैबिनेट मंत्री और तीनों नए चेहरे अगर इस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में, इसके यात्रा के क्या सियासी मायने बिल्कुल जोड़ा जाए, 2023 से जोड़कर देखा जाए, आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जाए, निगम चुनाव से देखा जाए जोड़कर, या पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जाए? नहीं, ये जो आशीर्वाद यात्रा है, ये पूरी तरह एक लंबे समय से मालवा निमाड़ में ये महसूस किया जा रहा था कि कोई युवा चेहरा भाजपा के पास नहीं था और जो भाजपा के स्थापित नेता हैं वो लगभग घर बैठ चुके हैं, चाहे विक्रम वर्मा जी हो, चाहे मोगे जी हो, चाहे ताई हो।
तो ये माना जा रहा था कि कोई ऐसा युवा चेहरा भाजपा को चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट जो है खुद ही अपने दम पर भी जनाधार रखता है। और क्योंकि सिंधिया जी का अपना खुद का वजूद है, आदिवासी क्षेत्रों में उनकी अपनी पहचान है, तो उसका लाभ लेने के लिए माना जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाभ लेने की सारी तैयारियों के आधार पर ही, क्योंकि भविष्य की राजनीति सिंधिया जी मालवा निमाड़ में ही करेंगे। और मालवा निमाड़ में चूंकि कैलाश वर्गीय राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा रुझान है नहीं, तो इसी स्थिति में मालवा निमाड़ में अब अगर आप देखेंगे तो कोई नया चेहरा है नहीं। और दूसरा ये है कि मालवा निमाड़ में 25 साल से ज्यादा ताई जो है सांसद रही, मंत्री रही। बिल्कुल। ये पूरा इलाका जो है महाराष्ट्रियनों का बड़ा क्षेत्र माना जाता है वैसे भी, तो यहाँ की राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका भी होगी। और उसी आधार पर जो है ये आशीर्वाद यात्रा की तैयारी की गई है। प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े नेताओं का है। हम देख लें, अगर आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर जो स्थितियां बनी और जो लाभ मिला, तो उससे समझ में आ गया कि आपको भविष्य की राजनीति के लिए ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि जो हमारे दल में आ रहे हैं वो हमारे दल के हिसाब से हमारी विचारधारा में काम करेंगे। और क्योंकि उनका तो डीएनए राजमाता से रहा है और उस परिवार से रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत जाएगी। लेकिन नवनीत जी, जो कुछ एक नेता नहीं पहुंचे सिंधिया से मिलने इंदौर में, क्या उसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या फिर अभी कुछ सियासी पहलू हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, अब अगर यूं हम बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं पहुंचे आज, तो कायदे से तो उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बड़ी यात्रा चालू हो रही है, जन आशीर्वाद यात्रा। पर शायद कोई उसको लेके भी कोई गूढ़ रहस्य हो सकता है। सीएम की तो तबीयत भी खराब है, चलिए एक बार मान लेते हैं। हाँ, इसीलिए उनकी तबीयत भी खराब हो गई, गला भी खराब हो गया। कल हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अब रमेश पिंदोला या आकाश वर्गी या कैलाश वर्गी, इनका आना है नहीं आना सबको मालूम है कि पार्टी जो है वो पार्टी में लंबे समय से एक खींचतान है। सिंधिया को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं में आम सहमति अभी भी बन नहीं पाई, और उसके दो कारण हो रहे हैं कि जिन लोगों को 25 से 30 साल भाजपा की राजनीति करते हो गए, झंडे डंडे उठाते हुए, वे कतई ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि एक ऐसा युवा आए जिसका पार्टी के प्रति कोई समर्पण का भाव नहीं रहा हो, और वो आगे तो हमारे ऊपर राजनीति करे। जितना चाहे पार्टी खाना मिलना जुलना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मैं इतनी दूर की तो नहीं समझता, पर मुझे लग रहा है कि इसके पीछे ये कारण भी रहे। ठीक है जीएस ठाकुर साहब, आखिर इन कारणों में, इन वजहों में दम आपको कितना दिख रहा है? ये नेता, चले ठीक है, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है जैसा हम सब जानते हैं, नहीं पहुंचे, और कई सारी बैठकें भी आज होनी थी, इस वजह से भी सीएम शायद नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो वहाँ के लोकल नेता हैं, चाहे रमेश पिंदोला की बात कर ली जाए, आकाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, उषा ठाकुर जो मंत्री हैं वो नहीं पहुंच पाई, इसके कारण क्या? और साथ साथ कांग्रेस जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है कि कोविड में ऐसी यात्रा आप लोगों ने क्यों नहीं की, कोविड में आप लोग किसी का दर्द नहीं बांट पाए, बारिश की जो विभीषिका दिखी है उसमें आप लोग दर्द नहीं बांट पाए, अब चुनाव की वजह से ये यात्रा सियासी फायदे बनाने की कोशिश है। जी ठाकुर जी, ये बात कांग्रेस को कहना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा विरोध, कांग्रेस के बाद कहना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा विरोधी दल है। स्वाभाविक रूप से हम जो भी काम करेंगे, अच्छा करें या बुरा करें, उन्हें तो बुरा ही कहना है। अब आप अगर देखें कि कोविड की जहां तक बात करें तो कोविड में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आया। अच्छा, हमने दवाइयां बचना से लेकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए वो प्रयास किए हैं। लोग कहते हैं कुछ जाने गई है, निश्चित रूप से कोई भी जान जाना बड़ा दुखद होता है, लेकिन हम कहते हैं अगर इतने प्रयास के कारण जितनी जानें बची हैं, अगर कहीं कांग्रेस की सरकार होती, उसका कुशासन होता, जैसा कि हमने पूर्व में कमलनाथ जी का समय देखा था, उनके समय में कोविड प्रारंभ ही हुआ था और एक मीटिंग कमलनाथ जी नहीं कर पाए। लेकिन जीएस ठाकुर साहब, आप लोगों ने तो कह दिया था, आप लोगों ने तो उस समय कह दिया था कि कोई कोविड है ही नहीं। प्रबंधन है ठाकुर साहब, आप लोगों ने खुद ही कह दिया था कि उस समय कोई कोविड नहीं था, ये भाजपा के नेता लगातार कह रहे थे। नहीं, हाँ, ये तो उनकी सोच है, लेकिन आप देखें शिवराज सिंह जैसे ही, माननीय शिवराज सिंह जैसी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले कोविड पर ध्यान देना प्रारंभ किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सेकंड लहर के बाद भी ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक एक जिलों में भी स्थिति जो बन गई है स्वयं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की, आज पीपी किट्स के मामले से लेकर, ऑक्सीजन के मामले से लेकर, आईसीयू के बेड को लेकर कितनी उपलब्धता हुई है। मुझे लगता है इतना बड़ा प्रयास, इतनी बड़ी आपदा को जितने सरल तरीके से, जितने परिश्रम से निपटाया गया है, कांग्रेस के लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर की बड़ी कृपा है, मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व है, मोदी जैसा नेतृत्व हमारे बीच में है, शिवराज जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तो हम बहुत इतनी बड़ी आपदा को सरलता से निपटाने में आए। कुछ जाने गई है, बहुत तकलीफ की बात है, उसके लिए हम सबको तकलीफ। ठीक है।
योगी जी, जो बड़ा सवाल है संगठन के लिहाज से, बीजेपी आपसे हमेशा एक कदम आगे रहती है, ऐसा कहा जाता है हमेशा। क्या इस बार भी आप लोग संगठन के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं? चलिए, दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, बाढ़ में कमलनाथ पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के लिए जो काडर चाहिए होगा वो काडर आपके पास है, या फिर बीजेपी जन आशीर्वाद के जरिए आशीर्वाद भी ले जाएगी और जनता का समर्थन भी ले जाएगी? देखिए अनिल जी, आपकी इस बात का जवाब 2018 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने दे दिया था। हमारा संगठन भी मजबूत है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस की पूरी एकजुट है। रही बात चुनावों की, तो उपचुनावों की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने पहले शुरू कर दी है। सारे क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है और जो सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको टिकट देना है, वो लोग वहाँ काम उनका चालू है, जनता के बीच में है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा धरातल पर रहकर राजनीति करती है। मैं ठाकुर साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी हमारे देश का नेता है। मोदी जी ने जब से भारत की सत्ता को आरूढ़ किया है, तब से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरा 70 साल से जमा हुआ बैंकिंग सिस्टम ये मुद्दा अलग हो जाएगा, आप कहीं और चले गए। चलिए ठीक है, आप कहते हैं मैं रोकता नहीं आपको, लेकिन आप कहीं और चले गए। पिछले 46 वर्षों में ठीक है, वो ठीक बेरोजगारी की दर वो सब अलग है। कुप्रबंधन के कारण गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई। योगी जी, वो सारी बातें अलग है। ठीक है, ये इन मुद्दों पर जब भी बात हुई आप लोग कहते रहे, मैंने रोका नहीं है। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल बात करिए, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी बातें कही। ठाकुर साहब ने मोदी जी को कोर्ट किया, जवाब देने दीजिए। ठाकुर साहब ने मोदी जी को कोर्ट किया, जवाब तो ले लीजिए। मोदी जी के शासन में 70 साल में पहली बार कब्रिस्तान और शमशान घाटों में लाइनें लगवा दी गई हैं। और ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान जमीन पर था। इनके जो लोग थे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन और जीवन रक्षण उपकरणों की काला बाजारी कर रहे थे, नकली दवाइयां बेच रहे थे। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के लोगों को पकड़ा गया है। तो ये केवल बतौलेबाजी करते हैं। किसी भी प्रकार का जनता से जुड़ा हुआ, चाहे वो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या बढ़ती गैस, रसोई या नहीं, ठीक है योगी जी, चलिए ठीक है, आपने बोल लिया, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं आया। ग्वालियर चंबल में आप कहते हैं एक तरह से सिंधिया गए तो उनके समर्थक भी गए, 20-22 विधायकों को लेकर गए, कुल मिलाकर 28 विधायक टूटे। तो वो जो नेताओं की नई खेप थी, जो नई नस्ल थी, या कहा जाए कि नई जनरेशन है, वो ग्वालियर चंबल में क्या पनप पा रही है? सिंधिया आपको अपने आप को मालवा और निमाड़ में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए। क्या वो जो गैप हमने देखा था उपचुनाव में, उससे वापस भर पाएंगे आप लोग, या फिर इसका असर निगम चुनाव में भी देखेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देख पाएंगे? बिल्कुल आयुष जी, मैं आपकी बात का जवाब सिलसिलेवार देना चाहूंगा। तो ये 2020 में जब हमारी सरकार गई फरवरी के बाद, उसके बाद जो उपचुनाव हुए 28 सीटों के विधानसभा के, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग से हमने सिंधिया जी के जाने के बाद 9 सीटें जीती हैं 12 में से। तो ये सर्वाधिक आंकड़ा बताता है कि सिंधिया जी की जमीन वहां ग्वालियर चंबल संभाग में खत्म हो चुकी है। इतने सालों से कांग्रेस में रहकर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे थे। सिंधिया जी के बारे में एक जानकारी और आज आपको अहम देने जा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचना चाहिए ये बात कि जब माननीय कमलनाथ जी और सिंधिया जी के बीच में मुख्यमंत्री पद को चुनने का विधायकों को निर्णय सौंपा गया था, तो उस निर्णय में मात्र 18 वोट सिंधिया जी को मिले थे। विधायकों ने सर्वसम्मति से कमलनाथ जी को अपना नेता चुना था, इसलिए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए ठीक है, तो ये सिंधिया जी अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, पुनः वापस जनाधार पाने की कोशिश। नवनीत जी, बीजेपी के लिहाज से यात्रा बहुत अहम है। ठीक है, मैं लौटता हूँ योगी जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है नवनीत जी, बीजेपी के लिहाज से यात्रा कितनी अहम है, इस पर हमने डिस्कस किया, इसको लेकर आपने जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस पर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ पाएगा? साफ तौर पर जो जनाधार है वो क्या बीजेपी और मजबूत करने की कोशिश कर रही है? आने वाले वक्त में 3 उपचुनाव हैं, विधानसभा के, खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसके अलावा और जो निगम के चुनाव लगातार टल रहे थे, उसको लेकर भी सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या कांग्रेस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं, भाजपा भी अच्छी तरह, कांग्रेस का मनोबल केवल इस बात से बड़ा हुआ है कि दमोह के चुनाव में जो 18,000 वोट की लीड बनी है, वो कोई कांग्रेस के कारण नहीं बनी। वो ये माना जा रहा है कि जो लोग इधर से उधर कूदाकादी कर रहे थे पार्टियों से, पहली चीज उनको लोगों ने नकार दिया है। दूसरा, लोग ये मान के चल रहे हैं कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, इसका असर भी बाजार में दिखाई दे रही है, और इसीलिए दमोह में हम 18,000 वोट से जीते। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं मानता, कांग्रेस भीड़ है, भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। इनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, इनके पास तो नीचे जनाधार केडर बेस पे कभी इन्होंने तैयारी नहीं की।
जो नेता आता है वो अपने समर्थक पैदा करता है, कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, हर नेता का अपना समर्थक ठीक है। और उसी आधार पर जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है कि इन क्षेत्रों में भाजपा के विरोध का लाभ लेने के लिए कांग्रेस कोशिश करेगी। ठीक है, कांग्रेस का अपना खुद का बेल्ट कुछ नहीं। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। ठाकुर साहब, आपसे आखिरी सवाल यही है कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कोविड की वजह से आमदनी वैसे ही लोगों की कम है, रोजगार पर असर पड़ा है, इन मुद्दों के बावजूद आपको आशीर्वाद कैसे मिल जाएगा जनता का? चाहे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, घरेलू गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा आप लोगों को? हाँ, देश की जनता ये देख रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर हर घर में चूल्हे चौके में उसकी गरीब की थाली में अनाज बांटने का प्रयास माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि मुफ्त ये पहले कह रहे थे कि राज्यों को दिया जाए कोविड का टीकाकरण का, वो टीकाकरण केंद्र सरकार ने बिल्कुल मुफ्त लेकर किया है। इतना बड़ा खर्चा होने के ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। योगेश जी बहुत शुक्रिया आपका, जीएस ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया, नवनीत जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यात्रा निकाली जा रही है, जन आशीर्वाद यात्रा ऐसा नाम दिया गया है। यात्रा सियासी है या यात्रा पर सियासत हो रही है तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन साथ साथ एक तरह से बुनियाद बनाने की कोशिश भी है। चुनाव के लिए यात्रा देखी जा रही है और साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी सिंधिया अपना रुतबा और आगे बढ़ा पाएंगे क्या, ये सवाल ये भी है। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।